हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, ऐसे तो समाज के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सचिन ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम इसको थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। तो आज फिर से हम समास के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा और फुल डिटेल में बताएंगे। समास किन शब्दों से मिलकर बना है? समास है, समास कैसे बना? समास शब्द सम जोड़ आस, ये दो मिलकर बना समास। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी छोटा। आस का मतलब है यहाँ कथन, यानी कही हुई कथन को जब छोटे रूप में बताए, उसको छोटा कर कर बताए, तब वो कहलाएगा समास। समास यानी तब क्या हो गया इसका अर्थ? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्तीकरण करना, यानी इसका छोटा रूप। जैसे वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द देते हैं, वाक्यांश में कई शब्द होते हैं, उसके लिए एक शब्द बनाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ वही होता है। वही चीज यहाँ भी है। सम जोड़ आस मिलकर बना समास। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का मतलब कथन या कही हुई बात को, या जो लिखा हुआ बात है या कहा हुआ बात है, उसको छोटे रूप में बताना, छोटा कर कर बताना। तो वही हो गया संक्षिप्तीकरण, यानी उसके छोटे रूप में बताना। अब देखो, समास ऐसा चैप्टर है कि ये हिंदी सब्जेक्ट में के एग्जाम में तो आता ही है, इससे रिलेटेड सवाल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, यानी प्रतियोगी परीक्षा जो होता है, उन परीक्षाओं में भी इस चैप्टर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो समास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हिंदी व्याकरण पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि हिंदी व्याकरण जो है वो कहाँ से बना है? संस्कृत भाषा के व्याकरण से ही हिंदी भाषा बना है। उसी संस्कृत भाषा के व्याकरण पर ही आधारित है हिंदी भाषा का व्याकरण। तो संस्कृत भाषा में भी है समास, एक चैप्टर, उसका एक अध्याय भी है समास। लेकिन संस्कृत में समास करने के बाद उस शब्द का फिर संधि होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, धन, जैसे मान लो ये धनागम समस्त पद है। अभी बताएंगे समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, बताएंगे। ये जो अभी हम बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा का व्याकरण में जो समास है और हिंदी भाषा का व्याकरण का जो समास है, उन दोनों में क्या अंतर है। धनागम क्या हो गया? समस्त पद है, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? धन का गमन, धन का आगम होगा, गमन नहीं होगा, गमन तो फिर चला जाना हो गया। धन का आगम, धन का आगम, इसको जब संक्षिप्त करेंगे, छोटा करेंगे, तो बन जाएगा धनागम। और जब इसका विग्रह करेंगे, यानी इसको फिर पूर्व पद और उत्तर पद में जब अलग अलग कर देंगे, तो बन जाएगा धन का गमन। अब ये जो है संस्कृत में, हिंदी में जरूरी नहीं है कि समस्त पद का फिर से संधि हो, लेकिन संस्कृत में आवश्यक है कि इस समस्त पद का फिर से इसका संधि होना जरूरी है, संधि विच्छेद होना। जैसे उसका हो जाएगा धन जोड़ गमन। सॉरी, फिर बार बार हम गमन लिखते रहे, आगम।
का आगम समस्त पद बनेगा धनागम। लेकिन संस्कृत में यह जरूरी है कि समस्त पद का फिर संग्रह हो, संधि विच्छेद हो। जैसे कि धन जोड़ आगम, इसको जब मिला के बनाएंगे न का अ अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ मिलकर क्या बनेगा आ, तो क्या बन गया धनागम। तो ये संस्कृत में जरूरी है कि समस्त पद का फिर संधि विच्छेद होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा हिंदी भाषा में नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि समस्त पद का फिर से संधि विच्छेद हो। ये दोनों अंतर हो गया संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण में। समास में क्या अंतर है? अब ये इसमें समास में दो पद होता है। पहला है, पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। पूर्व यानी पहला, तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा वाला जो इसके बाद जो पद होगा उसको कहते हैं उत्तर पद। जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, तब वो कहलाता है समस्त पद। समास में दो पद होता है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व से ही समझ में आ रहा है कि पूर्व यानी पहला, तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देते हैं, इन दोनों के बीच की विभक्ति को लोप कर देते हैं, या फिर समुच्चयबोधक शब्द या योजक शब्द कहें जो जोड़ने का काम करता है, उसका लोप हो जाता है और तब जो शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद। कहीं कहीं देखोगे समस्त पद लिखा होता है, या फिर कहीं देखोगे समासिक पद लिखा रहेगा। या फिर इसको समास खंड भी कहते हैं। समस्त पद बोले या समासिक पद बोले या फिर समास खंड बोले, बात एक ही है। इसका मतलब है कि समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद मिलाया हुआ है। दोनों पद मिलकर कर तब ये समस्त पद बना है। तो इस तरह से हम देखते हैं समास। पहले इतना देख लो, समास जान गए किन शब्दों से मिलकर समास बना है, इसका अर्थ क्या हुआ समास का, संक्षिप्तीकरण करना या फिर उसका छोटा रूप कर देना। हिंदी के संस्कृत भाषा का समास और हिंदी भाषा के समास में क्या अंतर है ये भी बता दिए, एग्जाम्पल दे दिए हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये दोनों पद को जब मिलाते हैं, इसके बीच की विभक्ति या योजक शब्द को जब हटा देते हैं और दोनों पद मिलाकर जो शब्द बनता है पद, उसको कहते हैं समस्त पद या समासिक पद या समास खंड कहते हैं। तो समास कैसे बना इसका अर्थ जान गए, दोनों का अंतर जान गए, इसमें क्या क्या होता है ये जान गए, उत्तर पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। अब जानेंगे परिभाषा इसकी क्या है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं तो इस मिलाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसा कि संधि में बताए थे, संधि का अर्थ भी मेल होता है। उसमें क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि मिलने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। उसी प्रकार से समास में भी शब्दों के मिलने की प्रक्रिया, ये जो दोनों का योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं, याद रहेगा। फिर उसके बाद समास के भेद बताएंगे कि समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, किसी किसी बुक में 6 पूरा लिखा रहेगा, किसी बुक में 4 रहेगा। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधार और द्विगु समास बताया रहेगा।
तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, और उसके बाद इसका भेद बताएंगे। परिभाषा है पहला कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त यानी छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखो प्रक्रिया है ये, प्रोसेस, जो कि हम संधि में भी तुम लोग को बोलते हैं कि मेल करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही संधि कहते हैं। उसी तरह से इसमें भी जब शब्दों का मेल करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। या फिर दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि जब संक्षेप के लिए दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब उस योग को, देखो ध्यान रखना, उस योग को, जोड़ को, उसको ही कहते हैं, उस प्रोसेस को ही समास कहते हैं। दो से, जैसे यहाँ बोला गया, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही कहते हैं, समास कहते हैं। तो दो से अधिक शब्दों का भी समास होता है, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य। तन मन धन, कहते तन मन और धन से, शरीर मन और आत्मा से। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो दो से अधिक शब्दों का भी मेल होता है, और इस मेल करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। उसको जोड़ने की प्रक्रिया को, संक्षिप्त करने की विधि को ही समास कहते हैं। अब डेफिनेशन भी, परिभाषा हो गया समास का। अब आते हैं समास के भेद। तो समास के 4 भेद हैं। समास के 4 भेद हो गए। पहला है अव्ययी भाव समास, हम उसी ढंग से लिख देते हैं, जिस ढंग से तुम लोग को पढ़ाएंगे उसी तरह से बता देते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास में एक दूसरे का अपना अपना अलग अस्तित्व होता है, उसको क्या कहेंगे, इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा हो जाएगा, इसका अलग अलग अस्तित्व न होकर के ये समूह में बताएगा, तो समाहार। समाहार यानी समष्टि या समूह। और तीसरा हो जाएगा विकल्प, विकल्प या वैकल्पिक होगा। इसको इरेज कर दें, वैकल्पिक ही लिख देते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास। और चौथा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाएगा कर्मधारय समास, और दूसरा द्विगु समास। हम अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी एक एक करके पढ़ाएंगे ही तो पता चल जाएगा। समास के कितने भेद हो गए, 4। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में भी 3 उपभेद है इसके, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। कई बुक में ये 4 नहीं करके 6 कर दिया है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास।
कर्मधारय समास और द्विगु समास अलग कर दिया है। तो अब हम लोग इस में एक एक कर कर पढ़ेंगे। पहले आज 1, 2, 3 बता देते हैं और बाकी 3 पार्ट 2 में बता देंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अच्छा, एक बात भूल गए, स्किप कर गए। समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास होने के बाद जो समस्त पद बनता है उसका फिर पद में अलग अलग पदों में कर देना ही, पृथक कर देना ही, पृथक करना या अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह, ये बताना भूल गए थे। समास कर दिए, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, ठीक है, इसका समास किया तो क्या हो गया, राजपुत्र। ये देखो, ये हो गया यहाँ पूर्व पद, पहला पद है ये, तो ये कहलाएगा पूर्व पद, पूर्व पद। और इसके बाद वाला जो है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद मिला दिए तो क्या बन गया, समस्त पद। तो समझ, जब राजा का पुत्र राजपुत्र कर दिए तब ये इसका जो योग कर कर हम क्या लिखे, राजपुत्र, तो ये हो गया समास। समास के प्रोसेस के बाद ये समस्त बना राजपुत्र। और राजपुत्र को फिर पूर्वत अवस्था में, यानी जैसे इसका पद था वैसे पृथक पृथक अलग अलग कर कर लिख देंगे, तब वो कहलाएगा समास विग्रह। यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है, समास में जोड़कर लिखेंगे और विग्रह में क्या करेंगे, फिर से उसको तोड़कर वैसे ही अलग अलग लिख देंगे, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर देंगे। ये कहलाता है विग्रह। समास का उल्टा विग्रह, विग्रह का उल्टा समास, संधि का उल्टा विच्छेद और विच्छेद का उल्टा समास। तो यहाँ ये भूल गए थे विग्रह बताना, और समझ में भी आ गया होगा पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समस्त पद क्या होता है। अब आते हैं अव्ययी भाव समास पे। तो अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद कौन हुआ, पहले वाला, पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी वही प्रधान होता है। हम लोग के भी घर परिवार में कोई प्रधान होता है ना, मुखिया बड़ा होता है, जो हेड होता है, वो पूरे परिवार की देखभाल करता है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या कमी है, क्या चीज की आवश्यकता है, उस सारे चीज का देखभाल करता रहता है, सभी का, जितने भी सदस्य उस परिवार के। उसी तरह से बहुब्रीहि समास का जो पूर्व पद होता है ये प्रधान होता है। जैसे आजन, ये जो आ है ये, हाँ पहले बता दें कि इसका पूर्व पद जो होता है वो अव्ययी होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो है, पूर्व पद वो क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी लिंग में प्रयोग कर लो, किसी भी वचन में प्रयोग कर लो, किसी भी काल में प्रयोग कर लो, ये एज इट इज, जो का त्यों ही रहता है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं अव्यय शब्द। और चूंकि इसका पूर्व पद अव्यय है इसलिए इसका नाम पड़ गया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। चूंकि ये अव्यय है इसका पूर्व पद, इसलिए इसी के नाम पे इसका पड़ गया अव्ययी भाव समास। अब ये है आजन्म। आजन्म में अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जीवन भर, जीवन तक या जीवन भर। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय का अर्थ बता दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया अव्ययी भाव समास। जीवन भर या फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति ये एक साथ लिखा है, यथाशक्ति
यानी कि क्या है, शक्ति के अनुसार। इसका पहला पद जो है ये अव्ययी है, अव्यय है, और इसका क्या अर्थ होता है, अनुस्वार, अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। कोई दान दक्षिणा या कुछ मांगने आता है तो कहता है यथाशक्ति मदद कर दीजिए, यानी जो आप जितनी आपकी शक्ति है, क्षमता है, उसके अनुसार कुछ दान कर दीजिए, दे दीजिए। तो यथाशक्ति यानी वैसा अव्यय, वैसा शब्द जिसका पूर्व पद अव्यय हो, उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है, ये मेन है। यथा यानी अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा विधि यानी विधि के अनुसार, जो भी काम हो रहा है वो यथा विधि हो रहा है, यानी विधि के अनुसार हो रहा है। इस प्रकार के समास को कहेंगे अव्ययी भाव समास। दो बात इसमें याद रखना है कि इसका पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है, और उसका अगर विग्रह करेंगे तो इस तरह से जीवन भर, यथाशक्ति, भर पेट, माने पेट भर कर, है ना। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसमें भी लिख देते हैं, जब कभी पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। पूर्व पद, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, साथ ही अव्यय भी होता है। कैसा होगा, अव्यय भी होगा। अब ऐसे कभी भी वीडियो खोलोगे, पढ़ोगे कि वो इसका पूर्व पद प्रधान होता है और साथ ही वो पद अव्यय भी होगा। प्रधान तो होगा ही, साथ ही वो अव्यय भी होगा। इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान होगा, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इसका प्रधान होगा। और ये दोनों पद प्रधान होगा, और योजक से, योजक शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहें या योजक शब्द से जुड़ा होगा। तो योजक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द क्या 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 है, और है, या है, अथवा है, इन सबको कहते हैं योजक शब्द। तो इन शब्दों से ये जुड़ा रहेगा। देखो अव्ययी भाव का ये पहचान हो गया कि पूर्व पद होगा और वो अव्ययी होगा। तो जहां देखोगे कि अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, पहला अव्यय शब्द है, तो उसको अव्ययी भाव समास में रख दोगे। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान होगा और ये और या अथवा से जुड़ा होगा। जैसे माँ बाप, ये जुड़ा हुआ है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, माँ और बाप। समस्त पद में डैश हाइफन लगा रहेगा, माँ बाप। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, माँ और बाप। योजक शब्द देखो ये, और योजक शब्द से दोनों पद जुड़ा रहेगा। इसकी यही पहचान है कि इसका दोनों पद प्रधान है, माँ भी और बाप दोनों प्रधान है, और दोनों योजक शब्द से जुड़े रहेंगे। इन दोनों का जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। इसकी यही पहचान है, द्वंद्व समास की पहचान है। जहां हाइफन देखोगे तो समझ जाना कि द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास है तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें योजक शब्द को जोड़ेंगे। द्वंद्व समास भी तीन प्रकार के होते हैं, इसके भी तीन उपभेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास है तो इसका दोनों पद तो प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान होते हुए भी एक दूसरे से पृथक अर्थ देगा।
दोनों में अलग अलग विशेषता, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होगा, अलग अलग उसका अपना पहचान होगा। जैसे मान लो लिखे यहाँ पे जैसे लिख दो राधा कृष्ण, तो राधा पूर्व पद भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, कोई अलग नहीं है, है ना, दोनों प्रधान है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, राधा और कृष्ण। अब इसमें राधा और कृष्ण योजक शब्द से जोड़ दिए विग्रह करते हुए, और जब समस्त पद बनाएंगे तो दोनों एक साथ भी लिख देंगे या फिर राधा कृष्ण ऐसे भी लिख देंगे। इसमें क्या है कि वैसा द्वंद्व समास जिसका कि दोनों पद प्रधान है और इन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। जैसे कृष्ण का अपना अलग अस्तित्व, सॉरी राधा है तो राधा का अलग अस्तित्व है, उसकी पहचान उनकी विशेषता है। कृष्ण का अपना अलग अस्तित्व, इनकी अलग विशेषता के कारण कृष्ण जी को जानते हैं। उसी तरह से मान लो राम कृष्ण, राम कृष्ण को क्या लिखेंगे, राम और कृष्ण, दोनों पद प्रधान है लेकिन दोनों पद का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, पहचान है, विशेषता है। राम को अलग विशेषता के कारण इनको जाना जाता है, कृष्ण की अपनी विशेषता, अपना अस्तित्व है जिसके कारण इनको पहचाना जाता है। तो द्वंद्व समास में जब हम देखेंगे कि दोनों पद का अपना अपना एक अलग अस्तित्व है, पहचान है, विशेषता है, तो वैसे द्वंद्व समास को इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। ख है, यहां लिख दे या इरेज कर दे। ख में है समाहार, समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब होता है समष्टि या समूह। समष्टि, समष्टि लिखिए, समष्टि या समूह। इसमें क्या है, ये भी तो द्वंद्व समास है, इसका दोनों पद प्रधान होगा। इसमें था कि दोनों पद प्रधान है और दोनों की अपनी अपना अस्तित्व, पहचान है, विशेषता है जिसके कारण ये जाने जा रहा है। यहाँ है कि दोनों पद प्रधान है लेकिन दोनों का अपना अपना अस्तित्व, अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसमें कैसा रहेगा, वो समूह का वर्णन कराएगा। दोनों पद प्रधान होते हुए इन लोग अपना अपना पहचान नहीं बताकर क्या बताएगा, समूह के बारे में बताएगा। ख है समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या है कि द्वंद्व समास है तो दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होते हुए, जैसे पहले वाला में इतरेतर में था कि दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व होगा, अपना अपना पहचान होगा। इसमें वो बात नहीं होगा, ये समूह के बारे में बताएगा, क्योंकि समाहार का अर्थ होता है क्या, समष्टि कहें या समूह कहें, इसका ये अर्थ होता है। तो दोनों पद प्रधान होते हुए वे क्या करेगा, अलग अलग पहचान नहीं बताएगा बल्कि एक समूह का बताएगा, और एक उसके बाद एक अतिरिक्त शब्द के बारे में बताएगा। जैसे मान लो कहें हाथ पाव, हाथ पाव क्या हो गया, हाथ और अब ये हाथ पांव के बारे में अपना पहचान नहीं बताएगा, हाथ ऐसा होता है, पैर होता है, ये क्या बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है। हाथ पांव के अलावा अतिरिक्त और भी बता रहा है। जैसे मान लो कि किसी के, मान लो स्कूल में ही कोई स्टूडेंट डांस कर रहा होते हैं, प्रिंसिपल सर या मैडम आ गई, अब वो अचानक से देखा तो उसका हाथ पांव फूलने लगा कि अब तो
डांट मिलेगी, सजा मिलेगी। तो क्या कहते हैं, उसके हाथ पांव प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका को देखते हैं उसका हाथ पांव फूलने लगे। तो हाथ पांव फूलने के अलावा नहीं कि सिर्फ हाथ और पांव ही फूल रहा है, शरीर के अन्य अंग में भी डर के मारे लग रहा है कि उसका शरीर फूल रहा है ना। तो ये दोनों पद प्रधान होते हुए भी इसके अतिरिक्त समूह का भी पूरा बोध कराता है और भी अतिरिक्त उसका बोध कराता है। तो इस तरह के जो द्वंद्व समास हुआ, इस तरह के द्वंद्व समास को कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। हम एग्जाम्पल्स और सब बहुत लिख देंगे ताकि तुम लोगों को एग्जाम में सुविधा हो, पढ़े रहोगे, जानकारी रहेगी तो लिख सकोगे। तीसरा आ जाएगा, एक हो गया जो अलग अलग पहचान देता है एक दूसरा। हाँ, और ये है क्या, वैकल्पिक। द्वंद्व समास, इसमें क्या है कि ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वैकल्पिक यानी विकल्प रहेगा। द्वंद्व है तो इसका दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान होगा, तो दोनों पद प्रधान होते हुए विकल्प में वो आएगा। विकल्प यानी अब विकल्प है, इसका ये योजक शब्द क्या हो सकता है विकल्प के लिए, या फिर अथवा। विकल्प के लिए हम लोग यही चुन सकते हैं, जैसे अभी दो डेफिनेशन हम तुम लोग को दिए थे, तो विकल्प दिए थे कि इसमें से पहला वाला अगर सुविधा हो याद करने में तो उसको याद कर लेना, अथवा दूसरा एक डेफिनेशन दे दिए थे कि इसको अगर समझ में अच्छा से आता होगा तो इसी को याद कर लेना, समझ लेना। तो वो विकल्प था, पहला अथवा दूसरा कोई एक डेफिनेशन समझ लो, जो समझ में आता है उसको याद कर लो। तो द्वंद्व समास है इसका, तो दोनों पद प्रधान होगा और दोनों पद क्या चीज, योजक शब्द से ही जुड़ेगा। योजक शब्द क्या क्या हो सकता है, चूंकि वैकल्पिक है इसलिए वैसा ही योजक शब्द होगा, या फिर अथवा, जिसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा चुने हम, ये वाला अथवा ये वाला। तो वो समझो एक तरह से विपरीत शब्द के रूप में आएगा, तभी वो विकल्प होगा। जैसे मान लो पाप पुण्य, क्या लिखेंगे, पाप या पुण्य, विकल्प के रूप में आ रहा है कि देखो अगर ये काम तुम करोगे तो या तो उसमें पाप तुमको चढ़ेगा या फिर पुण्य मिल जाएगा। अगर सही काम होगा, पाप कब होता है, धार्मिक कार्य में। जब कोई धार्मिक काम कर रहे हैं अगर वो सही हो जाएगा तो उसके लिए हमको पुण्य मिलेगा, और अगर गलत काम हो जाएगा तो उसके लिए हमको पाप मिलेगा। पाप और अपराध में भी शायद हम किसी वीडियो में अंतर बताए हैं कि जब कानूनी नियम को तोड़ते हैं, कानून के नियम को तोड़ते हैं, तब हम वहां अपराध कर देते हैं, और धार्मिक जो नियम है उसके नियम को अगर हम तोड़ देते हैं तब वहां हमको पाप मिलता है। तो पाप या पुण्य ये विकल्प के रूप में, अगर हम कोई काम करें, अगर उसके नियम के तहत हम काम कर दिए तो पुण्य मिलेगा, नहीं तो फिर हमको उसके नियम को तोड़ देंगे तो पाप मिल जाएगा, पाप या पुण्य। तो इसमें भी और हो सकता है, जैसे दाल रोटी, अगर मान लो दाल रोटी हम बोलते हैं तो दाल रोटी सिर्फ दाल और रोटी नहीं है, इसका मतलब है कि खाने के अन्य पदार्थ के बारे में भी वर्णन होगा। जैसे मान लो वाक्य बनाते हैं कि अरे वो तो कम से कम दाल रोटी का तो इंतजाम कर ले, तो दाल रोटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दाल और रोटी का इंतजाम करें। दाल रोटी कहने का अर्थ यहाँ हो जाएगा दोनों पद प्रधान है, लेकिन इसके अलावा भी तीसरा पद के बारे में बता रहा है कि भोजन के अन्य पदार्थ में सिर्फ दाल ही रोटी का इंतजाम नहीं करें, उसके साथ साथ भोजन के जो और भी कई पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों का इंतजाम कर ले। लेकिन कहने में हम सिर्फ दाल और रोटी जो प्रधान है उसको ले रहे हैं, प्रधान है ना। उसी तरह से हाथ पांव वैकल्पिक में विकल्प हो जाएगा, जैसे पाप या पुण्य है ना, पाप या पुण्य हो जाएगा।
तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास के 3 उपभेद। इतरेतर, जिसका कि अपना अलग अलग पहचान है, दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन दोनों का अपना अपना पहचान होगा। एक चीज लगता है कि उसमें हम भूल रहे हैं इतरेतर में, एक तो दोनों पद उसका प्रधान हो गया, दूसरा अलग अलग। हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास को बहुवचन में हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे बताए थे एग्जाम्पल में, राम कृष्ण, है ना, या राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोले तो, या माँ पिताजी, माँ बाप भी बताए थे। दोनों पद प्रधान है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। माँ का जो कर्तव्य होता है, जो काम करती है, जो ममता होता है, वो माँ के रूप में जाने जाते हैं। बाप का अपना अस्तित्व है कि वो बच्चे का अपना पालन पोषण का जिम्मा लेते हैं। तो दोनों अपना अपना अलग अस्तित्व के कारण जाने जाते हैं। तो ये हो गया इतरेतर। इतरेतर को हमेशा हम लोग बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे माँ बाप की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या माँ बाप आ गए, माँ बाप की बात को मानना चाहिए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा इतरेतर में। इतरेतर द्वंद्व समास को हमेशा हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। 3 बात याद रखना, द्वंद्व में इसका दोनों पद प्रधान होगा, फिर से इसका अपना अलग अलग अस्तित्व होगा दोनों पद का, और तीसरा कि ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लिख देते हैं, लिखा रहेगा तो याद रहेगा। दोनों पद प्रधान होगा, पृथक पृथक अस्तित्व है, और तीसरा बहुवचन में प्रयोग होता है। ये हो गया इतरेतर का। यहां से इतरेतर समास का हो गया 3 बात। समाहार में क्या होगा कि समाहार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा। इसमें भी लिख देते हैं, इसका भी दोनों पद प्रधान है। चूंकि द्वंद्व समास है तो दोनों पद प्रधान होगा। दूसरा कि ये समूह के बारे में बताएगा। ये समूह के बारे में बताएगा, अपना अपना अस्तित्व तो नहीं बताएगा, बल्कि समूह का बताएगा। हाथ और पैर के अतिरिक्त भी और भी अंग के बारे में इसमें समाया हुआ है। हाथ पांव के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंग है, वो भी उसमें मिले हुए, इसलिए ये समूह के बारे में बताएगा। वैकल्पिक क्या होता है? विकल्प है, चाहे ये चाहे या, इसका भी क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान होगा। और योजक शब्द कौन सा होगा? योजक शब्द इसका या फिर अथवा रहेगा, क्योंकि विकल्प में है। इसका दोनों पद प्रधान होगा और योजक शब्द या और अथवा रहेगा, जैसे पाप या पुण्य। गर्म ठंडा या शीतोष्ण, है ना, या गर्म या ठंडा। गर्म ठंडा, गर्म या ठंडा। विकल्प के रूप में आप क्या लेंगे? पूछते ना, गर्म ठंडा क्या लेंगे? तो यहाँ विकल्प में पूछ रहे हैं कि गर्म लीजिएगा या ठंडा लीजिएगा, गर्म लीजिएगा अथवा ठंडा लीजिएगा। तो इस तरह के द्वंद्व समास को कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब आते हैं तीसरा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद जो समस्त पद है वो भी किसी विशेष की ओर संकेत करेगा। एक अन्य शब्द आएगा,
उसकी ओर वो संकेत करेगा। पहला वाले में था अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान था, और बहुब्रीहि समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद, समस्त पद जो होगा वो तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। तीसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसका दोनों पद प्रधान नहीं होकर, दोनों पद यानी पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, यानी समस्त पद जो बनता है वो कहीं और किसी ओर संकेत करता है, और वो जो अतिरिक्त शब्द है या पद कहें वो प्रधान होता है। जैसे मान लो पीताम्बर, लिख देते हैं दोनों पद प्रधान न होकर, न होकर तीसरा दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, ये समस्त पद है पीताम्बर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र बोले कपड़ा बोले, है ना। तो पीताम्बर का अगर विग्रह करते हैं तो क्या होता है, पीत है अंबर जिसका। अब ना ही तो पीत और ना ही तो अंबर, ये दोनों जो पद है ये दोनों पद प्रधान नहीं होकर के जिसका अर्थात विष्णु, ये जो विष्णु बोले अर्थात कर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो ये विष्णु प्रधान हो गया। इसमें क्या होता है कि इसका मूल रूप में, मूल रूप का अर्थ रह भी सकता है और मूल रूप का अर्थ इसका बदल भी जा सकता है। अब मूल अर्थ है इसका पीला है अंबर जिसका, पीला वस्त्र वाला, लेकिन विष्णु कहने से तो नहीं हो रहा है, ये बोल वही रहा है, विष्णु भगवान भी पीला ही वस्त्र धारण करते हैं। हम लोग ये जानते हैं विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान भी लिखा रहता है कि ये दोनों जो हैं ये पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं। तो कहने से परोक्ष रूप से वही बता रहा है कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, प्रत्यक्ष यानी सामने, आंख के सामने जो दिख रहा है वो एक जैसा नहीं लग रहा है। पीत है अंबर जिसका और यहाँ दिख रहा है विष्णु लिखा हुआ, लेकिन परोक्ष रूप से, है ना, जो सामने नहीं दिखाई दे रहा उसके पीछे से वही बता रहा है विष्णु अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो इसमें मूल रूप जो अर्थ है, मूल रूप का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर के परोक्ष रूप से बताता है। और ये जो बता रहा है कि पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, ये पद यहाँ जो अतिरिक्त पद आ गया ये प्रधान हो गया, विष्णु के बारे में बता रहा है। तो बहुब्रीहि समास में यही होता है कि इसका दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा जो बता रहा है पीताम्बर कौन, किसके बारे में बता रहा है, विष्णु के बारे में बता रहा है। तो ये विष्णु जो है ये पद यहाँ प्रधान हो गया जिसके बारे में बता रहा है। समस्त पद जिसको और इशारा कर रहा है, पीत है अंबर जिसका, किसके बारे में बता रहा है, विष्णु भगवान की ओर इशारा कर रहा है। तो ये हो गया। जैसे लंबा है उधर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर यानी पेट। तो गणेश भगवान को देखते हो कितना बड़ा पेट निकला हुआ है,
तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो गणेश यहाँ प्रधान हो गया। उसी प्रकार से दशानन, 10 है आनन जिसके, तो 10 है आनन, आनन यानी मुख, चेहरा। तो क्या हो गया, वो रावण के बारे में इशारा कर रहा है कि 10 है आनन जिसके, 10 आनन किसी को नहीं है, रावण ही था, एक ही था रावण। तो जो विशेष जिसकी ओर संकेत कर रहा है वो पद प्रधान हो जाता है। जैसे यहाँ रावण हो गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, 4 है आनंद जिसके अर्थात विष्णु, नहीं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को 4 लोग है। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद जो बाहर से आता है वो पद प्रधान होता है। इस प्रकार के समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। अलग से हम सबका विस्तार से समास बता देंगे, अभी पढ़ाने वक्त 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी हम लिख कर बता देंगे, एक जगह एकत्रित रहेगा तुम लोगों का, जब जरूरत पड़ेगा वीडियो खोल के देख लोगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी तो पटना में इतने कुछ दिनों से सूर्य भगवान दर्शन नहीं दे रहे, इतनी ठंड पड़ रही है कि वीडियो बनाने में भी देर हो जा रहा है, लेकिन खैर हम जब शुरू किए हैं तो इसका पार्ट 2 जो भाग 2 है वो भी बना ही देंगे जल्द। जब तक हम पार्ट 2 में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।